आज सभी लोग ध्यान देंगे। क्लास 12 का जो सेकंड पेपर है फिजिक्स का, उसका पहला लेसन हम शुरू कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, तीन चीज़ इसमें बताएंगे। पहले तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, कुछ सूत्रों का निगमन भी करेंगे। उसके बाद स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का ये बताकर समाप्त करेंगे लेसन। तो इसमें पहले देखेंगे प्रकाश क्या है। हेडिंग है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश का मतलब ध्यान देंगे, ये प्रकाश को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, क्या प्रकाश है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये जो यूनिट है ये पूरा लाइट के बारे में ही इस यूनिट में अध्ययन होगा। परिभाषा लाइट की हम बता रहे हैं प्रकाश की क्या है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। परिभाषा में बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? अदृश्य, कोई नहीं देख पाता उसको, लेकिन उसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ये है प्रकाश। प्रकाश के संबंध में कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की हम व्याख्या करेंगे। तो प्रकाश का इस लेसन में देखेंगे परावर्तन और अपवर्तन। उसके बाद व्यतिकरण भी हम बताएंगे, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन ध्यान देना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, ये प्रकाश का जो परावर्तन शब्द है, जब किसी चिकनी सतह पर, चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, मतलब चिकने समतल पर, चिकनी सतह पर, चमकदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरण स्वयं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का होता है परावर्तन। इसमें मान लेते हैं ये प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ है, ये है परावर्तक पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ है कि इससे प्रकाश की किरणें क्या होंगी? टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। देखो, परावर्तक पृष्ठ पर जो अभिलंब जो खींचा जाता है, परावर्तक पृष्ठ को अभिलंब जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम है अभिलंब। इस बिंदु को कहा जाएगा अभिलंब। और जो प्रकाश की किरणें हैं इस बिंदु पर मान लेते हैं आ रही है, आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें। तो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको कहा जाता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण, परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आने वाली किरण कहलाएगी आपतित किरण, आपतित किरण, या इसको आपाती किरण भी कभी कभी कह दिया जाता है, आपतित किरण। और ये तो देख रहे हैं कि अभिलंब है और ये आपतन बिंदु है, इसको ध्यान देंगे। ये जो बिंदु है इसको कहेंगे आपतन बिंदु, इसका नाम है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है, वो होता है आपतन बिंदु। और जो अभिलंब खींचा जाता है वो कहलाता है, ये ध्यान देंगे, अभिलंब कहलाता है। यह है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है, अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण।
ये है आपतन कोण, इसको कहा जाएगा आपतन कोण। और देखो ये जो किरण आ रही है जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, तो ये किरण जब परावर्तक पृष्ठ पर आएगी आपतन बिंदु पर, तो यहाँ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये जो घटना है वापस लौटने की, यही होता है प्रकाश का परावर्तन, और इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये एंगल बनता है इसको आर से दिखाया जाता है। ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है, मतलब ये परावर्तक कोण होता है, परावर्तक कोण। तो देख रहे हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस लौट जाती है। घटना क्या होता है? ये घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम नियम देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तक, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, पहला नियम ध्यान देंगे। देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इस बात का हम सत्यापन भी करेंगे, सिद्ध भी करके दिखाएंगे, लेकिन इस लेसन में नहीं सिद्ध करेंगे। जब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हम बताएंगे तुम लोगों को, और तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन की जब व्याख्या करेंगे, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे, वहीं हम आई बराबर आर सिद्ध करेंगे। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम, दूसरा नियम होता है इसका, दूसरे नियम में ध्यान देंगे। देख रहे हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि देखो ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम याद रखेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद अब देखेंगे, ध्यान देना, अब दर्पण की हम बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देंगे, संबंधित कुछ और परिभाषाओं को बताएंगे, उसके बाद तब हम बताएंगे तुम लोगों को ये प्रकाश का अपवर्तन लास्ट में। तो दर्पण शब्द का नाम सुने होंगे, मिरर, दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब ऐसा चिकना, ऐसे चिकने चमकदार सतह को जिसमें एक वस्तु की आकृति ठीक वैसी ही बन जाती है। मान लो ये वस्तु है, इसके सामने चिकना हम ले लें कोई पृष्ठ, और उस पृष्ठ में बिल्कुल ये वस्तु जैसा ही आकृति बन जाए, तो उस पृष्ठ को हम कहेंगे वही क्या हो गया? दर्पण हो गया। तो दर्पण का मतलब ध्यान देंगे, ऐसे चिकन, मतलब चिकने चमकदार सतह को जिसमें किसी वस्तु जैसी आकृति बन जाए, वो कहलाता है दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण की बात है, जैसे ग्लास देखे होंगे, पारदर्शी माध्यम होता है, उसका एक ओर का पृष्ठ कलई कर दिया जाता है, चमकदार लेप पे पॉलिश कर दिया जाता है, और उस पर जब कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो फिर टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या है, बिंब क्या है, ध्यान देंगे। दर्पण की तो बात हम बताए, गोलीय दर्पण होगा, समतल दर्पण भी होगा। तो जिस गोले से, जैसे गोलीय दर्पण दो तरह के होंगे, ध्यान दो, गोलीय दर्पण कक्षा 9 में पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो तरह का है, एक होगा उत्तल दर्पण, पहला होगा उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कोई पूछेगा गोलीय दर्पण तो बता देना, जिस गोले से काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, ध्यान देना। तो गोलीय भाग के उभरे हुए भाग, गोलीय भाग के यदि उभरे हुए भाग को पालिश करेंगे तो अवतल दर्पण, और धंसे हुए भाग को पालिश कर दे तो उत्तल दर्पण होगा। जैसे देखो, हम मान लेते हैं ये गोलीय एक गोला है, इस तरह से गोला है, और गोला का कटा हुआ भाग, मान लो यहाँ से गोले को हम काट कर इधर निकाल दे रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कटा हुआ भाग यदि इधर से उभरे हुए भाग की ओर से कलई करेंगे, तो ये कलई करेंगे तो ये दर्पण क्या होगा, ये हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। धंसा हुआ भाग चमकदार चिकना, और उभरा हुआ भाग क्या होगा, खुरदुरा पालिश किया गया होगा। इसका उल्टा यदि कर दें इस तरह से, इस तरह का मतलब दर्पण तो वही है, लेकिन गोलीय भाग का वही कटा हुआ भाग है। यदि धंसे हुए भाग की ओर से हम पालिश कर दें, तो धंसे हुए भाग की ओर से पालिश करेंगे तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। उभरा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, चिकना होगा। धंसा हुआ भाग खुरदरा और क्या होगा, अपारदर्शी होगा। तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण, गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल दर्पण की परिभाषा बताया गया। देखो, इस दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाओं को हम बता रहे हैं। जैसे दर्पण का अपोल ध्रुव, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण की फोकस दूरी, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, देखो पहले तो देखेंगे ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिस गोले से काटकर दर्पण बनाए जाते हैं उस गोले की त्रिज्या को कहा जाता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जिस खोखले गोले से काटकर ये दर्पण बनाए जाते हैं उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात आती है पोल की या ध्रुव की, तो गोलीय भाग किसी दर्पण के गोलीय भाग के मध्य बिंदु को पोल या ध्रुव कहते हैं। जैसे देखो, ये गोलीय भाग देख रहा है, यह मान लेते हैं कि M1 M2 ये क्या है, दर्पण है। इस दर्पण के गोलीय भाग का यह मध्य बिंदु P है। कहने का मतलब किसी गोलीय दर्पण, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का पोल, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे P से दिखाया जाता है। अब देखो, वक्रता केंद्र की भी बात आएगी। तो वक्रता केंद्र दर्पण का ध्यान देंगे, जिस गोले से काटकर ये दर्पण बनाए गए हैं गोलीय दर्पण, तो गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र को दिखाएंगे C से। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो इस तरह से हम ध्रुव बताए, वक्रता त्रिज्या बताए, वक्रता केंद्र बताए, मुख्य अक्ष को भी परिभाषित किए। अब देखो फोकस की, फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के जिस भाग पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दो होता है, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। देखो, मान लो ये दर्पण है, तो दर्पण हम पहले लेते हैं, ये अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण है M2 और M1। M1 M2 अवतल दर्पण के गोलीय भाग के मध्य बिंदु को पोल और गोले का जो केंद्र होगा जिसे वक्रता केंद्र मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, ये कहलाई मुख्य अक्ष। इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब बताओ, ये मुख्य अक्ष है। अभी हम कह रहे थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई या काटती हैं, काटती हुई प्रतीत हो या वास्तव में काट देती है, वो कहलाता है मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे ऐसे, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे लाएंगे, तो ये किरण जान रहे हैं परावर्तित होगी इस तरह से, ऐसे परावर्तित होकर क्या होगी, चली जाएगी। ऐसे परावर्तित होगी, किस तरह से आएगी,
ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। देखो तो, और ये भी आपतित किरण है और क्या है, ये परावर्तित किरण। तो ये जो है ये फोकस होगा, F। देख रहे हैं। अब इसमें बताओ कि ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रहे हैं, तो परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को काटती हैं जिस बिंदु पर, लेकिन ध्यान दो फिगर थोड़ा ध्यान देना इस तरह से, क्योंकि इसमें जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सिद्ध करना है, ये भी दिखाना है। तो ये तो देख रहे हैं कि I हो गया और इसको क्या करेंगे, R होगा। ये इस तरह से किरणें होंगी ऐसे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होंगी, उन किरणों को क्या कहेंगे, और जो जहाँ काटेंगे कटान बिंदु को ही कहा जाएगा ये मुख्य फोकस। यदि मान लो इधर काटती हुई प्रतीत हो तो द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा। तो बताया गया तुम लोगों को, ये दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं याद रखेंगे। इसमें देखो, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है और ये दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, तो मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। दर्पण का पोल ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहा जाता है मुख्य फोकस। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, संयुग्मी फोकस। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो देखो, संयुग्मी जो फोकस होता है किसे कहते हैं, ये कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे, बताया गया होगा। संयुग्मी जो फोकस होता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, दो वस्तुएं होंगी और दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब जब एक ही जगह बनेगा तो उसको कहा जाएगा संयुग्मी फोकस। यदि भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु इस प्रकार रखें कि दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या हो, एक जगह बने, वो होगा संयुग्मी फोकस। कुल मिलाकर बात यहाँ है, ध्यान दो, संयुग्मी फोकस की परिभाषा तो पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। यहाँ देखो, यह जो F_P है, जो जिसका मान हम F के बराबर मानेंगे फोकस दूरी, और C से P की दूरी R मान लेंगे। R जो है वक्रता त्रिज्या है और यह C यह फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या का दोगुना, वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दुगुनी होगी, मतलब 2F के बराबर क्या होगा, R होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी दर्पण की क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। इस बात का भी सत्यापन होगा, कक्षा 9 में शायद किए होंगे, 9-10 में किए होंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, F=R/2 सिद्ध किया गया होगा। दर्पण के लिए ध्यान दो, दर्पण के लिए फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या तो R में संबंध कक्षा 9 में देखे ही होंगे। इस लेसन में हम सिद्ध करके दिखाएंगे तुम लोगों को। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के पोल से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के पोल से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को U से दिखाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को F से दिखाएंगे। तो आज एक हेडिंग हम बता रहे हैं, सूत्र का निगमन करेंगे। दर्पण के लिए U V F में संबंध। U का मतलब समझेंगे वस्तु की दूरी दर्पण के पोल से, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और F का मतलब फोकस दूरी में संबंध ध्यान देंगे। चाहे वो देखो गोलीय अवतल दर्पण हो या गोलीय उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए प्रतिबिंब वस्तु की मतलब V तथा F में जो संबंध होगा सेम होगा, एक ही होगा। तो पहले हम लेना चाहेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण लेकर भी देख लेना। गोलीय अवतल दर्पण के लिए ध्यान देना, गोलीय अवतल दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण के लिए, गोलीय अवतल दर्पण के लिए U मतलब वस्तु की दूरी
वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी तथा एफ फोकस दूरी में संबंध। गोलीय अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध ध्यान देंगे। तो पहले तो हम गोलीय अवतल दर्पण बनाएंगे, देखो फिगर ध्यान से। तो अभी हम कह रहे थे गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को जब पॉलिश करेंगे तो उभरे हुए भाग पर जब पॉलिश किया जाएगा तो धंसा हुआ भाग चिकना चमकदार होगा। ये दर्पण हुआ कौन सा, तो अवतल। अवतल दर्पण को मान लेंगे इसका M1 M2 एक मानक अवतल दर्पण है जिसके मध्य बिंदु को, गोली भाग के मध्य बिंदु को पोल P और जिस गोले से काटकर ये दर्पण बनाया गया है उस गोले के केंद्र को C सेंटर वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाएगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। और इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को यहाँ रख देंगे। वस्तु का नाम देंगे, मान लो ये वस्तु है O', ये है वस्तु। वस्तु मतलब ये बिंब है, बिंब को वस्तु भी कहा जाएगा। तो वस्तु से जो ये दर्पण है उसकी दूरी को कुछ मान लिया जाए। ये दर्पण की दूरी हम मान लेते हैं वस्तु से U, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार -U मानेंगे। देखो मुख्य अक्ष पर दूरी जो लेंगे पोल से ही लेंगे, और पोल पर यदि पोल से मुख्य अक्ष पर बाईं ओर आएंगे सब दूरी निगेटिव होगी। उस पोल से यदि हम x अक्ष की धन दिशा में चलेंगे दाईं ओर, सब दूरियां पॉजिटिव होंगी। C से P को जानते हो, ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है जिसे हम मुख्य अक्ष कहें, पोल से केंद्र -R। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों को ले जाएंगे, एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे और एक देखो ये ले जाते हैं किससे, तो ये सेंटर से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है सीधे वापस लौट आती है, जैसे जाएगी उसी तरह से लौट आएगी। और मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण ले जाएंगे तो ये परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी तो यहीं इसका क्या हो गया, F हो गया फोकस, और यहाँ इसका जो प्रतिबिंब है मान लेंगे प्रतिबिंब है I'। तो ये PI जो यहाँ से लंब डाल लेंगे, यहाँ से लंब, इसको आप मान लेंगे ये बिंदु, ये से यहाँ N लंब डाल लेंगे। अब लंब डालेंगे तो ध्यान दो, अब ये पोल से दूरी इसकी देखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी को -V से ध्यान देंगे, और F की जो दूरी है यहाँ से जो ये PF है ये होगा -F। इसमें ध्यान देना ये समरूप त्रिभुज बन रहा है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है ध्यान दो। त्रिभुज COO' समरूप त्रिभुज, CII'। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब OO' अपान होगा II', और ये बराबर होगा AN। ये ध्यान देंगे OO' अनुपात हम लिख रहे हैं II', उसमें जो OO' की संगत भुजा है II', तो II' तो हो गया। आप CO जो देख रहे हैं CO की संगत भुजा है, CO की संगत भुजा CI। ये हुआ समीकरण नंबर हुआ 1। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज ANF समरूप त्रिभुज FII'। तो त्रिभुज ANF में AN जो भुजा है, भुजा AN और II', AN की संगत भुजा इसमें II' है, और यह बराबर होगा IN अपान FI चाहे IF। देखो ये IN जो है, चूंकि ध्यान दो, चूंकि NP
इज मच लेस देन CF, CF नहीं, ये PF, इसलिए NP, इसलिए N को P पर माना जा सकता है, N को P पर मान सकते हैं, P पर मान सकते हैं। तो देख रहे हैं IN जो भुजा है IN, उसको हम IP भी मान सकते हैं। तो यह AN जो देख रहे हैं उसको, तो AN अपान II डैश, और IN जो भुजा देख रहे हैं IN का मान हम IP के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ IN की जगह पर IP अपान IF, ये हुआ समीकरण नंबर, ये हो गया 2। अभी समीकरण नंबर 2 नहीं, अभी ध्यान दो, तथा ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो समांतर जो रेखाएं हैं, ध्यान देंगे, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हर जगह बराबर होती है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह दूरी, लंबवत दूरी बराबर होती है। ओ डैश हम बराबर AN मान सकते हैं। तो चित्र से ध्यान देंगे, चित्र से O डैश और बराबर AN, चित्र से O डैश बराबर AN, मतलब समांतर जो रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह बराबर होती है। तो AN की जगह पर O डैश बटे II डैश, और ये बराबर हुआ IP बटे IF। अब ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, तो 1 बराबर 2 ध्यान दो। 1 में देख रहे हैं कि CO बटे CI, और ये बराबर है IP बटे IF। अब इसी में मान रखना है। अब चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, ध्यान दो। ये समीकरण नंबर हो गया 3। देखो अब CO बराबर क्या लिखेंगे, तो CO बराबर ध्यान दो, CO जो देख रहे हो दूरी, क्या करेंगे, CO का मान, तो माइनस U में से माइनस R को घटा दें। तो ये माइनस U और ब्रैकेट में माइनस R, देख रहे हो, माइनस U में से माइनस R को घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चाहे इस तरह से रहने दो। माइनस U में से माइनस R घटाएंगे, और CI बराबर क्या होगा, C से I देखो तो C तो माइनस R है, माइनस R में से किसको घटाएंगे, तो ये अब CI का मान हमें देखना है। तो C की दूरी माइनस R, और ये IP तो है माइनस V है, माइनस V कर लेंगे। और IP बराबर क्या होगा, तो IP ध्यान दो, I से P, तो I से P मतलब माइनस V, तथा ये I से F बराबर माइनस F, देख रहे हो। समीकरण नंबर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखो CO की जगह पर मान रख लो माइनस U माइनस R, और अपान CI का मान जो देख रहे हैं, CI का मान माइनस R और माइनस ब्रैकेट में माइनस V बराबर IP का मान है माइनस V, और IF का मान है माइनस F। अब इसमें देखो ये माइनस U तो रहेगा, लेकिन ये प्लस R होगा, लेकिन प्लस R की जगह पर हम लिख सकते हैं 2F, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो R होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, प्लस 2F, और अपान ये जो माइनस R है तो माइनस 2F लिख सकते हैं, और ये प्लस हो जाएगा V, और बराबर ये V अपान F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद तो हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे F का इसमें, तो माइनस UF
प्लस 2f², और v का इसमें तो माइनस, ये बराबर हुआ -2vf, और ये हुआ प्लस v²। ध्यान देना, जो समीकरण देख रहे हैं ध्यान देना। ये हुआ इसमें 2f² माइनस 3vf इधर हो गया, v का इसमें तो -2vf, और ये प्लस हुआ v का v में तो v² हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि 2 -cvf प्लस 2f² होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ci का मान जो लिखा गया है, और वहाँ r तो प्लस 2f हो गया, ये भी 2f हो गया। if माइनस f, ये मान if यहाँ है तो if का मान तो -f रखे हैं। अच्छा रुको, if ध्यान दो, i जो f है, if का मान यहाँ से ध्यान देंगे, ये -f नहीं होगा। यहाँ ध्यान देंगे if का मान -f नहीं होगा, if जो होगा। अब ध्यान दो, -v में से -f को हटाएंगे तो ये -v में से -ef को घटाएंगे तो देखो if का जो मान है यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, if की जगह पर -v माइनस ब्रैकेट में, तो इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं, चाहे -f ही लिखिए। अब बताओ, ये माइनस है तो -v लिखा जाए, और ये -v प्लस f, अब सही होगा। अब देखो, इसका जब गुणा करेंगे तो ध्यान दो, गुणा करने पर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, विशेष ध्यान देना मान रखने में। अब क्या करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो एक बार -v का गुणा करें यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस uv, -u का जब फिर प्लस 2f का माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2fv, फिर प्लस f का जब गुणा करेंगे तो -uf, और ये प्लस 2f² का स्क्वायर बराबर -v का इसमें गुणा करेंगे, तो -v का जब गुणा करेंगे इसमें तो ध्यान दो, -v का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2fv होगा, और प्लस माइनस तो -v का स्क्वायर होगा। अब इसमें 2fv तो 2fv माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें ध्यान दो, कोई इसमें कटने वाला तो कटना चाहिए, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, और 2fv वाला कैंसिल होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी का थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ -v है ये, तो -v में से हम दूरी है -f को घटाए हैं तो ये +f हुआ है, यहाँ -v हुआ है, तो -v +f और ये -v। IP है ना, ये FP होगा। अच्छा रुको, तो FP यहाँ है तो यहाँ तो IP है, यहाँ भी IP है, IP नहीं तो IN तो IP के बराबर हम लिए हैं। अच्छा रुको, FN होगा ये,
एफ एन, हम आई से दूरी ले लिए, यही ये आई पी नहीं होगा। एफ जो देख रहे हैं एफ एन दूरी लेंगे, तो एफ जो एन होगा तो यहाँ एफ पी हो जाएगा। और ये तो ठीक है, एफ पी जो दूरी है, ध्यान दो यहाँ जो आई पी लिखा गया है, आई पी की जगह पर होना चाहिए एफ पी। चित्र से ध्यान दो, एफ जो पी होगा एफ पी की जगह पर लिखेंगे माइनस एफ। अब यहाँ होगा माइनस एफ और ये होगा माइनस एफ। अब देखो इसका तो हम गुणा किए हैं वहाँ, लेकिन माइनस एफ का अब इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान दो क्या होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये होगा माइनस माइनस जो प्लस होगा तो ये प्लस 2f का स्क्वायर, और ये माइनस होगा माइनस vf, तो 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर तो कट जाएगा, और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब uv प्लस उधर आकर प्लस, तो ये माइनस होगा एफ वी सीधे लिखें, ध्यान दो वो माइनस वी एफ इधर आकर घटेगा, तो घटेगा तो माइनस है वो प्लस, तो इधर आकर प्लस होगा तो माइनस बचेगा एफ वी, और ये माइनस यू एफ इक्वल टू हुआ 0। अब इसमें क्या करेंगे कि इस समीकरण में यू एफ से भाग दे देंगे, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर तो भाग देने पर देखो यू वी से तो कट जाएगा, 1/f बचेगा, और माइनस एफ वी से एफ वी कटेगा 1/u, और यहाँ यू एफ से यू एफ तो माइनस 1/v इक्वल टू 0, या 1/f इक्वल टू माइनस वाले दोनों पदों को उधर ले जाएंगे तो 1/u प्लस 1/v। ध्यान देना इस फिगर में, थोड़ा विशेष ध्यान देना, फिगर में जो मान है वही रखेंगे। जैसे हम स्टेप हुआ था एफ एन, तो एफ एन ही लिखेंगे, अब आई से तो ले नहीं रहे हैं, वो त्रिभुज है, देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा लिया गया, ए एन एफ लिया गया है और एफ आई आई डैश लिया गया है, तो उसमें एफ एन लेंगे, आई पी ले लेंगे, चाहे आई एन लेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो, इसके बाद तुम लोगों को कल लेसन हम समाप्त करेंगे, बंद कर दो उसको।